हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में प्रश्नावली। प्रश्नावली 1A यानी पहला सवाल लगाएंगे एनसीईआरटी का। इसके बाद हम लोग एक किताब और पढ़ेंगे स्टेट बोर्ड का, यानी हम लोग दो किताबों से सवाल लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेट बोर्ड पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट बताते हैं आपको। जैसे हम लोगों में पूछता है, जैसे पहला ही सवाल है क्रमिक युग्म से। क्रमिक युग्म, अब यह क्रमिक युग्म क्या होता है? क्रमिक युग्म मतलब जब आप कोई सेट को लिखते हैं, किसी समुच्चय को लिखते हैं, तो लिखने के दौरान उन कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे क्रमिक युग्म, क्रमिक होता है, क्रमित होता है, क्रमित होता है, क्रमिक नहीं होता, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म कहने का मतलब कहेंगे किसे, लिखेंगे किसे? अगर बात करें दो वस्तुओं या संख्याओं में, दो वस्तुओं या संख्याओं में, इसे हम लिख ही देते हैं। दो वस्तुओं या संख्याओं में, दो वस्तुओं या संख्याओं में, दो वस्तुओं या संख्याओं में जिनको सबसे पहले रखा जाता है, जिनको सबसे पहले रखा जाता है। जैसे हम एक कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, जिनको सबसे पहले रखा जाता है और उसके बाद किसी दूसरी संख्या को रखा जाता है। ओके, यानी दो वस्तुओं या संख्याओं में जिनको सबसे पहले रखा जाता है और उसके बाद किसी दूसरी संख्या को रखा जाता है, वही उनका क्या होता है? वही उनका क्रम होता है। क्या होता है? क्रम होता है। ठीक है, जैसे कोई संख्या है x है और क्या है y है, दो संख्याएं हैं, दोनों को हम लोग रख रहे हैं। तो जो x और y हमने रखा है, इन x और y को रखने का जो क्रम है, इन x और y के रखने का जो क्रम है, जो निश्चित क्रम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रमिक युग्म कहते हैं। वही उनका क्रम होता है और उस निश्चित क्रम को क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म कहते हैं। फिर से देखिएगा, हमने क्या बताया? हमने बताया कि क्रमित युग्म होता क्या है? दो वस्तुओं या संख्याओं में से जिनको सबसे पहले रखा जाता है और बाद में दूसरी संख्या को रखा जाता है, वही उनका क्या होता है? क्रम होता है। और इसी निश्चित क्रम को, जिस क्रम में हमने उन्हें रखा है, उसी निश्चित क्रम को अगर हमेशा के लिए बरकरार रखा जाए तो उसी क्रम को क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म बोलेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। यदि दो अवयव वाले समुच्चय, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिएगा। जैसे यदि दो अवयव वाले समुच्चय मान लेते हैं, वह दो अवयव a, b है। क्या है? a, b है। दो अवयव वाले समुच्चय a, b में a को
पहले तथा बी को दूसरे स्थान पर, बी को दूसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। हमने क्या बताया, हमने बताया कि दो अवयव वाले एक समुच्चय ए कामा बी में ए को पहले स्थान ए को पहले तथा बी को दूसरे स्थान पर रखा गया है, और यही इनका क्या है, और यही इनका क्रमित युग्म है, निश्चित क्रमिक या क्रमित युग्म है, निश्चित क्रमित युग्म है। क्या है भाई, निश्चित क्रमित युग्म है, ठीक है, युग्म है। क्या, जो हमने क्रम रखा है ए कामा बी, अगर इस क्रम को बदल दें बी कामा ए कर दें तो क्या यह निश्चित क्रमित युग्म होगा? नहीं, यह निश्चित क्रमित युग्म नहीं होगा। अर्थात इस समुच्चय में जो पहला अवयव है, जो पहला सदस्य है, उसे पहले रखेंगे और जो दूसरा सदस्य है उसे दूसरे स्थान पर रखेंगे। यही इसका क्या है, निश्चित क्रमित युग्म है। और इस प्रकार से निर्मित समुच्चय को क्रमित युग्म, इस प्रकार से जो बनेगा समुच्चय उसे क्या बोलेंगे, या उसके अवयव में जो उपस्थित होंगे उसे क्या कहेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए एक बार देखिएगा फिर से, हमने क्या बताया, हमने बताया कि यदि दो अवयव वाले एक समुच्चय ए कामा बी में ए को पहले स्थान तथा बी को दूसरे स्थान पर रखा जाता है, इसी क्रम यानी यही निश्चित क्रम इसका क्या होगा, क्रमित युग्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ए इसमें हमेशा क्या आएगा, पहले आएगा, और बी हमेशा क्या आएगा, बाद में आएगा। क्या यह ए कामा बी बराबर होगा बी कामा ए के बराबर होगा? तो नहीं, यह इसके कभी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रम जो है ए का पहले बी का बाद में है, और इसमें बी का पहले और ए का बाद में है। अर्थात यह आपका क्या है, एक क्रमित युग्म है। क्या है, क्रमित युग्म। क्लियर, चलिए हटाएं इसे। एक शब्द और है, इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। देखिएगा, ये रहा हम लोगों का क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब समुच्चय में रखे गए अवयवों की जो स्थान होता है उसका महत्व होता है कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है। इसलिए हमने सोचा कि इसे एक बार आपको बता दिया जाए ताकि फिर आसानी से सवालों को लगाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अगला है कार्तिकेय गुणन। समुच्चयों का कार्तिक गुणन। अभी कार्तिक गुणन क्या होता है समुच्चयों का, यह भी एक छोटा सा पॉइंट है। इसके बाद सीधा हम लोग एक्सरसाइज ही लगाएंगे। यह लास्ट पॉइंट होगा इस एक्सरसाइज का। एक पॉइंट छूट रहा था हम लोगों का कार्तिक गुणन करके, इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कार्तिकेय गुणन क्या होता है भाई। कार्तिकेय गुणन यानी यदि ए और बी कोई दो अलग अलग समुच्चय हैं, ए और बी क्या हैं, दो अलग अलग समुच्चय हैं, और दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। रिक्त समुच्चय नहीं है, दोनों क्या हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। और उन दोनों समुच्चयों में कोई संबंध होता है, और वह संबंध जो है क्रमिक युग्म के अनुसार होता है। वह जो संबंध होता है वह किसके अनुसार है, क्रमिक युग्म का। मतलब पहले वाले समुच्चय के पहले अवयव से दूसरे वाले समुच्चय के पहले अवयव से, यानी ए का प्रथम अवयव बी के प्रथम अवयव से कोई संबंध रखता है, तो इस प्रकार का जो समुच्चय होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कार्तिक गुणन। क्या बोलेंगे भाई, कार्तिक गुणन। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने बताया क्या, हमने बताया कि यदि कोई दो समुच्चय
यदि कोई दो समुच्चय जैसे जैसे ए व बी, ए व बी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय हैं, समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, जहाँ ए बिलोंग्स ए कामा बी बिलोंग्स बी, तो इनके सभी या इनके मध्य बनने वाले, इनके मध्य ए व बी के, इनके मध्य बनने वाले सभी संभावित क्रमित युग्म ए और बी का, सभी संभावित क्रमित युग्मकों को ए और बी का कार्तिक गुणन कहते हैं। कहने का मतलब, यदि दो समुच्चय हैं जैसे कि ए व बी, दो अरिक्त समुच्चय हैं जहां ए बिलोंग, स्मॉल ए बिलोंग कैपिटल ए कमा स्मॉल बी बिलोंग कैपिटल बी, तो इनके मध्य बनने वाले सभी संभावित क्रमिक युग्मकों को ए और बी का कार्तिकेय गुणन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं और आसान शब्दों में, यह तो कुछ क्रिटिकल नजर आ रहा है। अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि सेट ए बराबर 1 2 3, ठीक है, यह समुच्चय ए है और यह समुच्चय क्या है, बी है, 4 5, क्या है भाई, 4 5। अब इसके मध्य जो संबंध बनेगा, इसके मध्य जो क्रमित युग्म, यहाँ पर कौन सा क्रमित युग्म बनेगा, ए कामा बी ही तो बनेगा, ए बिलोंग्स ए बी बिलोंग्स बी, यानी ए कामा बी ही तो बनेगा ना। इसी संभावित संबंध को क्या बोलेंगे, कार्तिकेय गुणन बोलेंगे या कार्तिक गुणन बोलेंगे। तो हमने ले लिया कि भाई ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5। तो अब इनका जो क्रमिक युग्म होगा कैसे होगा, तो यहाँ पर जो हमारा अवयव बनेगा ना, सबसे पहले हम एक बार ए लेंगे और 4 लेंगे, मतलब 1 लेंगे 4 लेंगे और 1 लेंगे 5 लेंगे, 1 4 1 5, क्लियर। फिर 2 4 2 5, फिर 3 4 और 3 5, यानी यहाँ पर यह जो संबंध बना या क्रमित युग्म बना है, इन्हीं क्रमित युग्मकों को ए और बी का क्या बोलेंगे, कार्तिक गुणन। इन्हीं क्रमित युग्मकों को ए और बी का क्या बोलेंगे, कार्तिक गुणन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं या एक बार वीडियो को पॉज करके आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमने कैसे किया, ठीक है। या आप चाहे तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब, जैसे हमने a इंटू बी किया, तो a इंटू बी का मतलब a पहले आया ना, तो क्रमित युग्म में हमने क्या बताया कि जिसको हम पहले रखेंगे ना वह पहले आएगा। मतलब 1 a हमने पहले रखा है तो हमेशा a का अवयव पहले आएगा, 1 1 2 2 3 3। अगर हम b को पहले कर दें तब क्रमित युग्म ही तो बनाना है। तो क्या अगर हम b इंटू a करेंगे तो हमारा डाटा में कोई परिवर्तन, हाँ जरूर परिवर्तन होगा। अब पहले क्या आएगा, पहले 4 फिर 1, फिर क्या आएगा 4 2, फिर क्या आएगा 4 3, आया ना। पहले 4 आया फिर 1 आया, फिर 4 आया फिर 2 आया, फिर 4 आया फिर 3 आया। यह किस नियमानुसार आया, यह क्रमित युग्मक के नियमानुसार। ठीक इसी प्रकार 5 1 5 2 5 3 5 3, यहाँ पर भी ये क्या है, ये भी कार्तिक गुणन है। क्या है भाई,
कार्तिक गुणन, यानी समुच्चयों का कार्तिक गुणन। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हमने क्या बताया, हमने बताया कि यदि दो समुच्चय जैसे ए व बी अरिक्त समुच्चय हैं, यदि दो समुच्चय हैं ए और बी, दोनों क्या है, अरिक्त है, मतलब रिक्त की बात हम नहीं करेंगे, अरिक्त समुच्चय की बात करेंगे। और जहां ए बिलोंग्स ए, मान लेते हैं कि ए कोई अवयव है समुच्चय ए का, ए कोई अवयव है समुच्चय ए का, वहीं बी कोई अवयव है समुच्चय बी का, ए अलग समुच्चय है बी अलग समुच्चय है, समुच्चय ए का अवयव ए, समुच्चय बी का अवयव बी, यानी कैपिटल या स्मॉल, कैपिटल किसको दर्शा रहा है, समुच्चय को, स्मॉल उसके अवयव को। फिर हमने बताया तो इनके मध्य बनने वाले सभी संभावित जो क्रमित युग्मक होंगे, जैसे ए कामा बी, जितने भी संभावित क्रमित युग्म होंगे उन्हीं क्रमित युग्म को ए और बी का क्या बोलेंगे, कार्तिक गुणन, उन्हीं क्रमित युग्म को क्या बोलेंगे, ए और बी का कार्तिक गुणन। फिर हमने ले लिया जैसे एग्जाम्पल आसान शब्दों में, भाई डाटा से शायद समझ में आए, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5, तो फिर हमने लिया तो ए इंटू बी कर दिया, ए इंटू बी में क्रमित युग्म का नियम अपनाया, तो ए सबसे पहले हमने ए रखा है फिर बी रखा है, इसके अनुसार पहले ए आएगा फिर बी आएगा, यानी पहले 1 आएगा फिर 4 आएगा, 1 आएगा 5 आएगा, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। यानी अगर हम इसे बैक करके देखें, मतलब पहले बी को रखें फिर ए को रखें, तब तो जब पहले बी को रखेंगे तो पहले 4 आएगा फिर 1 आएगा फिर 4 आएगा 2 फिर 4 3, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3। क्लियर, यानी यह जो क्रमित संभावित क्रमिक युग्म बने हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी का कार्तिक गुणन। क्या बोलेंगे, ए और बी का कार्तिक गुणन। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर इसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या प्रश्नावली में बनते हैं तो हम उसे जरूर कर पाएंगे। जैसे अब आते हैं प्रश्नावली के सवालों पर, हटाएं इसे। चलिए अब बात करेंगे सीधे प्रश्नावली के सवालों की, जिसमें कुछ चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी, इसके बाद स्टेट बोर्ड। हटाएं इसे। चलिए देखिएगा, पहला सवाल रखते हैं एनसीईआरटी का, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, जैसे कि सममिति, स्वतुल्य, संक्रामक, संबंध। संबंध तो हमने पढ़ा ना, जैसे दो पदों या दो संख्याओं के मध्य कोई विशिष्ट गुण या लक्षण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है एनसीईआरटी का, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक, निर्धारित कीजिए, पहला सवाल, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित में से, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक, निम्नलिखित संबंधों में से, निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, संक्रामक और सममित है। जैसे पहला सवाल आपके सामने एनसीईआरटी का पहला सवाल क्या है भाई, पहला कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 डॉट 12 13 14, 12 13 14, यही है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 डॉट 12 13 14। ठीक है, में संबंध आर इस प्रकार है कि में संबंध आर इस प्रकार है कि
इस प्रकार है कि क्या संबंध है भाई, आर इक्वल एक्स कामा वाई, आर इक्वल एक्स कामा वाई सच दैट आर इक्वल एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आपको बताना है यह जो सवाल है, यह जो डाटा दिया गया है, इस डाटा के आधार पर आपको संबंध R इस प्रकार ज्ञात करना है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी इस संख्या के अनुसार ये जो समुच्चय दिया गया है आपको, एक ए कैपिटल ए, ये आपको क्या दिया गया है, एक समुच्चय, और इसके अनुसार आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सीधा सीधा हमको कुछ नहीं करना है, बस इसी चीज़ को सिद्ध करना है। क्या करना है भाई, सिद्ध करना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कोई डाटा ऐसा ज्ञात करिए जिसमें हमें यह मान क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए। ठीक है, पर हमारे पास कुछ कंडीशन है, जैसे पहली कंडीशन स्वतुल्य, संक्रामक और सममिति। अगर हम चाहें तो एक एक पॉइंट के अनुसार करें, एक एक पॉइंट के अनुसार। जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस कंडीशन की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले वाली कंडीशन, स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो पहली कंडीशन, यह हम लोगों का पहला सवाल है और ये हमारी पहली कंडीशन है, स्वतुल्य। अब स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्वतुल्य के लिए कंडीशन होगी, क्या होगी भाई, x कामा वाई, सॉरी x कामा x बिलोंग ए, x कामा x बिलोंग ए कामा फॉर ऑल x बिलोंग ए, यानी x और y जो है, x और y जो है a से संबंधित है, और पूरे के पूरे x और y जो है a से क्या है, संबंधित है, और पूरे के पूरे यानी फॉर ऑल सभी जो अवयव हैं वह किससे संबंधित है, a से संबंधित है। x और y जो भी हमको समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय के लिए स्वतुल्य संबंध कब होगा, इस समुच्चय के लिए स्वतुल्य संबंध कब होगा, जब यहाँ पर रखा हुआ जो डाटा है, यहाँ पर जो डाटा आप सिद्ध करेंगे, वह डाटा का यह वाला मान और यह वाला मान, दोनों मान जो है आपके इसी समुच्चय से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, तभी तो आपका यह संबंध स्वतुल्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। तो क्या इसमें यह जो डाटा हमको दिया गया है, इस डाटा यानी यह जो समुच्चय दिया गया है, इसमें कोई अवयव ऐसा है जहाँ पर x और y आपस में क्या है, बराबर हैं। कोई ऐसा संबंध, स्वतुल्य संबंध कब होता है, जब उसके x और y दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पीछे हमने क्लास में बताया ना कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, तो भाई एक ही सेट के दो अवयव या दो अलग अलग सेटों के अवयव जब आपस में इक्वल होते हैं, इक्वली इक्वल होते हैं, तो वहाँ पर जो संबंध होता है वही कौन सा संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। तो यहाँ की तो बात ही अलग है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सपोज अगर a इंटू ए करें, तो a को हम एक बार इधर से काउंट कर लेते हैं और एक बार इधर से काउंट कर लेते हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें x कामा x, जहाँ पर x और y क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। एक भी कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसी एक भी कंडीशन नहीं आएगी। जैसे आप चाहे तो इसके अनुसार इसे हम प्रूफ भी करें, इसके अनुसार अगर इसे हम प्रूफ करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसके अनुसार अगर आप प्रूफ करें तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, अर्थात 3x इक्वल टू वाई, यही होगा। 3x इक्वल टू वाई बराबर 0, तो 3x इक्वल टू वाई, जहाँ अगर हम y का मान 0 रखते हैं, क्या रख दें, 0, तो फिर 3 से करेंगे तो 0, यानी x का मान भी क्या हो जाएगा, 0। अगर हम y का मान 1 रख दें तो क्या, अगर y का मान 1 रखेंगे तो x का भी मान हमको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। 3 एकम 3 और 1, यानी क्या 3 और 1 बराबर होंगे, नहीं। 2 रखें तो क्या 2 3 6 हो जाएगा, बराबर होगा, नहीं। 3 रखें बराबर होगा, नहीं। अर्थात इस कंडीशन में यह इक्वली इक्वल नहीं है, यह इक्वली इक्वल नहीं है। अर्थात यह जो संबंध दिया गया है ना, यह जो संबंध है यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। सीधा लिखेंगे
यह जो आपका संबंध है यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अभी हमको इसमें 3 कंडीशन बतानी है। अभी हमने केवल किसको बताया? स्वतुल्य को। अभी हमें इसमें संक्रमक बताना है और सममित बताना है। सममित भी संबंध बताना है और संक्रमक। पहली कंडीशन क्या थी? स्वतुल्य। स्वतुल्य में हम जानते हैं कि कोई भी अवयव होते हैं, जो भी अवयव या 2 अलग अलग समुच्चय होते हैं या एक ही समुच्चय होता है, उन दोनों समुच्चयों के जो अवयव होते हैं वह आपस में क्या होने चाहिए? x और y आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तब तो वह स्वतुल्य होगा, ऐसी कंडीशन नहीं आएगी तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़े। आइए, स्वतुल्य को तो हमने प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं किसकी? सममित की। सममित की बात करें, स्वतुल्य के लिए कंडीशन है कि भाई दोनों अवयव आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। चलिए अब सेकेंड हम कर लेते हैं सममिति। सममित। अब सममित के लिए टर्म और कंडीशन क्या होती है? सममित के लिए टर्म और कंडीशन अगर आपको याद होगा तो डिफिनेशन में हमने आपको बताया था कि x, y बिलोंग्स R इम्प्लाइज x, y बिलोंग्स R इम्प्लाइज y, x बिलोंग R। यानी जिस प्रकार x, y का संबंध R से है, ठीक उसी प्रकार y, x का भी संबंध किससे होना चाहिए? R से होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन इस सेट के अनुसार आती है तो यह जो संबंध होगा सममिति होगा, सममित होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो यह संबंध सममित नहीं होगा। मतलब कहने का, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं। जैसे हमको सीधे क्या करना है? हमको ये प्रूव करना है ना, हमको प्रूव करना है कि 3x - y बराबर 0। इसके अनुसार 3x - y बराबर 0। ठीक है, इतना आया, कोई बात नहीं। मान लेते हैं हमने x का मान कुछ रख दिया 1, y का मान क्या रख दिया 3। ठीक है, x का मान 1 रख दिया, y का मान 3 रख दिया, 0 आ गया। लेकिन जो मान हम यहाँ पर रख के इसको 0 प्रूफ करेंगे, वही मान यहाँ पर भी रखने के बाद, वही मान ऐसे करने के बाद, मतलब 3y - x बराबर भी 0 आना चाहिए। 3y - x बराबर भी 0 आना चाहिए। अगर ऐसा संबंध आता है तो जैसे हम यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं कि x बराबर 1 ले लें और y बराबर क्या ले लें? 3 ले लें। अगर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 - 3 बराबर 0। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो 0 आ गया, क्लियर है, ये तो सही है। लेकिन क्या यहाँ पर 0 आएगा? 3 तिरिके 9 - 1 बराबर 0 आएगा? नहीं आएगा। अर्थात जब ऐसी कंडीशन, यानी हमने क्या बताया कि x, y बिलोंग्स R, यानी जिस प्रकार x, y का संबंध R से है, ठीक उसी प्रकार y, x का भी अगर R से संबंध होगा तो यह संबंध क्या होगा? सममिति होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है, यह संबंध भी सममिति नहीं होगा। ऐसी कंडीशन अगर आती है, यह संबंध भी सममिति क्या होगा? नहीं होगा। क्लियर? एक बार फिर से देखिएगा, सममित के लिए टर्म और कंडीशन क्या है, यानी कब हम कहेंगे कि यह जो संबंध है यह सममित है, तो उसके लिए आपको x, y मतलब पहला पद और दूसरे पद का संबंध R से है। जिस प्रकार x, y यानी पहले पद और दूसरे पद का संबंध R से है, ठीक उसी प्रकार पहले और दूसरे का क्रम बदलेंगे, यानी x के जगह पर y और y की जगह पर x करेंगे तो R से भी वही संबंध रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यह संबंध क्या होगा? सममिति होगा। अगर यह कंडीशन नहीं आती है तो यह संबंध सममिति नहीं होगा, यह संबंध समिति नहीं होगा। क्लियर? तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी संबंध आ रहा है? जैसे हमको डाटा क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक हमको रखना है। मान लेते हैं हमने x का मान 1 रख लिया, y का मान 3 रख लिया, लेकिन कंडीशन है कि जो आप मान रख रहे हैं ना, वही मान इस दोनों कंडीशन के लिए रखना है। एक बार x, y के लिए जो आप डाटा रख रहे हैं, वही डाटा आपको y और x के लिए भी रखना है। यह कंडीशन किसकी है? सममित की है। अगर इसके अनुसार दोनों का आंसर सेम आता है, इसके अनुसार दोनों का आंसर सेम आएगा, तो आपका यह जो संबंध होगा क्या होगा? सममिति होगा। अगर आंसर सेम नहीं आएगा, संबंध सममिति नहीं होगा। क्लियर? स्पष्ट है? चलिए, तो हमने रख के चेक किया भाई, x बराबर 1, y बराबर 3, 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 × 3 - 3 बराबर 0। क्लियर है? लेकिन जैसे ही हमने डाटा को परिवर्तित किया, x की जगह y किया, y की जगह x किया, तब 3 तिरिके 9 - 1 घटा रहे तो 8 आ रहा है, 0 तो आ ही नहीं रहा है। अर्थात यह जो संबंध है वह सममिति नहीं है। यह जो संबंध है वह सममिति संबंध नहीं है। क्लियर?
चलिए हटाएं इसे। अब एक पॉइंट और बचा हम लोगों का, संक्रमक। अब संक्रमक के लिए तो आप कंडीशन जानते हैं कि तीनों पद यानी तीनों अवयव जो हैं आपस में आर के द्वारा क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। तीनों पद जो हैं आर से क्या हो भाई, संबंधित हो। यानी टर्म और कंडीशन संक्रमक के लिए क्या है, संक्रमक संबंध के लिए या संक्रामक संबंध के लिए अगर ऐसा संबंध हमें लाना है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास सेट एक है जिसके कुछ अवयव हैं और उन अवयवों का संबंध यानी x कामा वाई बिलोंग्स आर कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स आर। ठीक उसी प्रकार x कामा जेड बिलोंग आर, अगर यह कंडीशन है तब तो वह संबंध क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा। अगर यह कंडीशन नहीं है तो संक्रमक संबंध नहीं होगा। अगर यह कंडीशन नहीं है तो संक्रमक संबंध नहीं होगा। जैसे डाटा तो हमारा यही है ना, जैसे एक बार हम क्या कर लेंगे यहाँ पर इसके लिए 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। इसके लिए कर लेंगे x टू वाई वाई माइनस जेड बराबर 0। लेकिन यहाँ पर 3x माइनस जेड बराबर 0 होगा। 3x माइनस जेड यानी तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद, तो पहले और तीसरे में क्या हो रहा है, 0 तो हो जा रहा है, पहले और तीसरे में 0 हो जा रहा है। लेकिन जब उसका डाटा आप परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक उल्टा कर रहे हैं, अभी जो हम लोगों ने सिद्ध किया किसका, सममिति का, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, बट यहाँ पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार x और एक बार z का मान, यानी एक बार पहला पद और एक बार तीसरा पद रखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मान 0 नहीं आएगा। दिख रहा है नीचे तक, हाँ दिख रहा है। चलिएगा, हमने क्या बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं जैसे तीसरे वाले को सिद्ध करते हैं, अगर x बराबर 1 रख लें, y बराबर 3 रख लें और z बराबर 9 रख लें, x बराबर 1, y बराबर 3, x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर क्या रख लें, 9 रख लें भाई। रख लिया हमने। अब बारी बारी से सिद्ध करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3 × 1 माइनस 3 = 0, सही है। यहाँ पर 3 × 3 माइनस 9 0, सही है। यहाँ पर 3 × 1 माइनस 9, क्या यहाँ पर 0 आ रहा है, 3 × 3 माइनस 9 यानी माइनस का 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का 6। तो क्या यह संबंध संक्रमक संबंध है, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 0 आया, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया। अर्थात एक रिलेशन ऐसा है जहाँ पर 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो क्या यह संबंध जो है संक्रमक संबंध है या नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा संबंध है यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो लोग तो सिद्ध हुए, दो जगह तो बात बनी, लेकिन तीसरे जगह बात नहीं बनी। क्यों, क्योंकि हमको डाटा इसी के अंदर रखना है ना, 1 से 14 तक, यानी जो हमें संख्याएं लेनी है वह संख्याएं 1 से 14 के मध्य ही होनी चाहिए। जब हम 1 से 14 में मान लेते हैं कि x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर 9 रख रहे हैं, तब यह भी सिद्ध हो रहा है, यह भी सिद्ध हो रहा है, लेकिन यह चीज़ें क्या हो रही है, प्रूफ नहीं हो रही है, यह चीज़ें प्रूफ नहीं हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहली प्रश्नावली का पहला सवाल आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें हमसे पूछा क्या था, कह रहा था कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध जो है प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध है या नहीं। तो हमने पाया कि जो पहला सवाल है, इस पहले सवाल में ना ही स्वतुल्य संबंध है, ना ही स्वतुल्य संबंध है, ना ही सममिति संबंध है, और ना ही संक्रामक, यानी पहले वाले में तीनों में से एक भी संबंध नहीं है। जो पहला सवाल है, पहले सवाल का जो पहला सवाल है, न तो इसमें स्वतुल्य संबंध है और ना ही इसमें सममिति संबंध है और ना ही इसमें क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। बनाइएगा स्क्रीनशॉट, आइएगा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिएगा।
निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य संक्रमांक नहीं होगा, संक्रमक होगा, या कहीं कहीं संक्रामक लिखता है, या तो संक्रमक होगा या तो संक्रमांक होगा, संक्रमक होगा या तो संक्रामक होगा, कहीं संक्रमांक नहीं होगा। यहाँ पर भी गलती हो गई, यहाँ पर भी संक्रमांक लिखा है, संक्रमांक नहीं होता, या तो संक्रमक होता है या तो संक्रामक होता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य संक्रमक और सममित संबंध है, जिसके लिए आपको कुछ डाटा दिया गया है, जैसे सेट ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 13 14 12 13 14, क्लियर, जिसमें कंडीशन है कि में संबंध आर इस प्रकार है कि में संबंध आर इस प्रकार है कि r बराबर x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी इस समीकरण के अनुसार हमको ये तीनों के तीनों संबंध क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। इस समीकरण के अनुसार हमें यह तीनों संबंध क्या करने हैं भाई, सिद्ध करने हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि स्वतुल्य संबंध के लिए जो भी डाटा होगा x कामा वाई बिलोंग्स आर, x कामा वाई बिलोंग्स आर, और r जो है a से पूरी तरह क्या होगा, संबंधित होगा, यानी पहला पद और दूसरा पद पूरी तरह से इस सेट से क्या होंगे, संबंधित होंगे। अगर ऐसी कंडीशन होती है तब तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। मतलब इस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे, जो x का मान रखेंगे, जो y का मान रखेंगे, इन दोनों का संबंध इस समीकरण से होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आंसर आएगा उसका भी मान इस समीकरण से संबंधित होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कुछ यहाँ पर 1 रख देते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 और 3 इस समीकरण से संबंधित है, लेकिन जो आंसर आएगा 0, इस 0 का उल्लेख इसमें कहीं है नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो इक्वेशन हल करने के बाद आंसर आ रहा है उसका संबंध इस समीकरण से नहीं है। लेकिन जो स्वतुल्य संबंध कहता है जो भी डाटा आएगा उस डाटा का पूरा संबंध किससे होगा, उस सेट से होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ आया नहीं, तो इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर हमने देखा सममित संबंध। सममित संबंध में क्या है कि जिस प्रकार x कामा वाई बिलोंग्स आर है, ठीक उसी प्रकार y कामा x, यानी इनको उल्टा करने पर भी उसी प्रकार से संबंधित होने चाहिए। और ये जो समीकरण दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 0 अगर आ रहा है तो सममित संबंध के अनुसार 3x माइनस वाई करने पर 0 आएगा। तो अगर यह सममित संबंध होगा तो 3y माइनस x करने पर भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। x और y, मतलब x में से y घटाने पर अगर 0 आ रहा है तो y में से x भी घटाने पर 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सममिति में जो है x कामा y या x बराबर y, यानी दोनों अवयव जो हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी दो सेट या एक ही सेट के दोनों अवयव आपस में क्या होंगे, इक्वली बराबर होंगे, उस प्रकार के संबंध को सममित संबंध कहते हैं। फिर तीसरा हमारा मिला संक्रमक या संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध कैसा संबंध होता है जिसमें 3 पद होते हैं, x कामा y बिलोंग्स r, y कामा z बिलोंग्स r, कामा x कामा z बिलोंग्स r, जिसके लिए कंडीशन है, कंडीशन तो ये 3x माइनस वाई, यहाँ पर भी हमने रखा 3x माइनस वाई, 3x माइनस z, 3y माइनस z, 3x माइनस z, क्लियर। फिर हमने माना कि मान लेते हैं हमारे पास जो डाटा दिया गया है 1 से 14 तक कुछ डाटा दिया गया है, संख्याएं दी गई है 1 2 3 डॉट डॉट 12 13 14। हमने मान लिया कि x का मान 1 रख लेते हैं, y का मान 3 रख लेते हैं, z का मान 9 रख लेते हैं और रखते हैं, बारी बारी से हल करते हैं। तो हमने पाया कि x कामा y बिलोंग्स r में आंसर 0 आया, y कामा z बिलोंग्स r में आंसर 0 आया, लेकिन x कामा z में जो है रिलेशन संबंध सिद्ध नहीं हुआ, यानी यहाँ पर 0 नहीं आया। क्या आया, माइनस का 6 आंसर आ रहा है। हमें क्या करना था, अगर तीनों का डाटा 0 आता तब तो यह संक्रमक या संक्रामक संबंध होता, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला वाला सवाल है यह जो पूछ रहा है हमसे निर्धारित कीजिए कि प्रत्येक में से स्वतुल्य, सममित और संक्रमक या संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो पहले सवाल में यह तीनों के तीनों संबंध नहीं है, जो आपको निर्धारित करना था यह तीनों संबंध पहले वाले सवाल में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।